30 डेज़ मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का 19 डे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये जो हमारा आंसर राइटिंग होने वाला है वो आज हिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। जो क्लास होने वाला है वो हिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वीडियो को पॉज करके कि ये कौन सा है, मतलब ये क्या चीज़ लग रहा है, इस डायग्राम से वो क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है 68 बीपीएससी मेंस का है, प्रीवियस ईयर 38 मार्क्स का आंसर लिखना है हमें। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ डिड इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, कभी जो क्रांति होती है वो मतलब ऐसे ही नहीं आ जाती है। क्रांति लाने के लिए ऐसा होता है कि किसी ने या तो एक्सप्लॉइट किया हो। तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडियंस को काफ़ी हर एंगल से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस फैलता है इनके अंदर कि इनको उखाड़ के फेंकना है यहाँ से, और एक ये जो है मास स्ट्रगल का रूप जो है वो ले लेती है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, फिर बॉडी होगा और उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि द इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी वाज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। सिंपल बात है कि हर एंगल से क्या किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये जो है मूवमेंट का जो है आगाज़ होता है। अरे कोई ऐसे क्रांति करने के लिए थोड़ी खड़ा हो जाएगा, मैं क्यों खड़ा हूँगा, यदि मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों, हाँ मेरे को कोई दिक्कत है, परेशानी हो गई, तभी तो मैं कोई बंदा जो भी है उठेगा। जैसे भी सोनम वांगचुक जी जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे, तो क्या ज़रूरत थी होने की, कुछ दिक्कत होगी तभी तो, है ना। बिना उसके कोई तो ऐसे बैठा नहीं था जंतर मंतर पे कि हाँ आके बैठ गए, नहीं ना। तो अब क्या क्या एक्सप्लॉइटेशंस हुए, क्या क्या वो हुए, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इमरजेंस आर, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो आप कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सबसे पहले तो इकोनॉमिकली लोगों को टारगेट किया गया हुआ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसके अलावा मिशनरी वगैरह का भी जो होता है ना, क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह काफ़ी सारे मतलब उनको भी अलाउ कर दिया गया था। तो उससे क्या होता था, मास कन्वर्जन हो रहा था, लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, हिंदू धर्म में इस्लाम को छोड़ के। तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। प्रेस और लिटरेचर, इसकी वजह से क्या हो, लोग पढ़ने लिखने लगे, लोग मतलब जो मैसेज था वो पहुंचने लग गया दूर दराज क्षेत्रों में भी। सोशल एंड रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब ने बहुत अच्छे से मूवमेंट को जो है हेड किया और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो फैलाया इन्होंने। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो तो पता ही है कि वो इंडियंस को वो बहुत ही गंदे नज़र से देखते थे, है ना, बहुत बेकार नज़र से देखते थे। तुम काले हो, तुम इंडियन हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम असभ्य हो, तुम आदिवासी हो, है ना, आदिवासी सॉरी, मतलब तुम असभ्य हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम बहुत पुराने ज़माने के हो, पुराने ख्यालों वाले हो, हमारे जन्म ही तुम्हें उद्धार करने के लिए हुआ है, इस टाइप की चीज़। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर एक जो कल्चरल होता है, हर एक जो क्या बोलते हैं जो ट्राइब है, या हर एक जो भी कोई हर चीज़ का मतलब जो भी समुदाय है, कम्युनिटी है, उसका अपना अपना क्या होता है, कल्चरल और ट्रेडिशनल एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को क्या करता है, सप्रेस किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम देखें इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, हेवी लैंड रिवेन्यू हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हुआ। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर है ना निराशा का भाव जगेगा और लोग क्रांति करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉलिटिकल की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश रूल ब्राउट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर ए कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कॉमन लॉ। अब जैसे देखो नॉर्मल जो थे जो कबीला हुआ उसका वो होता था, एक सरदार होता था, और वो सरदार जो है वो उस तरीके से मतलब अपने जो उनके जो ट्राइब था उनको लीड करता था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ तो वो उसका देख रेख करता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो वो सिस्टम लगा दिया, पुलिस सर्विस और ये वो, तो हर जगह क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन सेम हो गया। अब जितने भी जो भी सुनवाई होगा वो सारी चीज़ें कहाँ होगी, अदालत में होगा, कोर्ट केस में होगा। पुलिस वाले करप्शन वगैरह भी ज़्यादा होता था तो एक्सप्लॉइट वो भी करते थे। तो इस तरीके से तो ये जो है इसने भी मतलब एक क्रिएट किया कि मतलब क्योस क्रिएट किया इन लोगों के बीच। मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो जैसे मॉडर्न एजुकेशन क्रिएट हुआ मतलब फैला, तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सब चीज़ों के बारे में पता चलने लगा कि भाई ये इस मतलब गुलामी में रहने वाली चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें हैं, हमें फ्री किया जा सकता है, हमें फ्री रहना है, सारी चीज़ें मूल्यों को उन्होंने देखा। प्रेस एंड लिटरेचर की बात मैंने पहले डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ कि जो प्रेस और लिटरेचर की वजह से क्या था, जो मैसेज थे, जो इनपुट थी, वो
दूर दूर तक फैल गया। लोग इकट्ठे होने लग जाते थे, मैसेज पहुंच जा रहा है कि हाँ भाई इतने तारीख को पहुंच जाना है जंतर मंतर, हम मतलब क्रांति करने वाले हैं। तो सारे लोग दूर दूर तक चला गया, फैल गया, तो फिर लोग ला देते। ये सारी चीज़ें भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पॉलिटिकल एसोसिएशन लाइक इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, है ना, ये जो है एक अर्ली प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। देखो आईएनसी जो था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इसके वो भी वो 1885 में बन जाता है। ये सारी चीज़ें क्या थी, इन्होंने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों के अंदर कि भाई क्रांति करो, इससे भी अच्छा ज़िंदगी जो है हम जी सकते हैं, ये कब तक गुलामी में रहेंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो अब देखो नॉर्मल एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे, ये आप बना सकते हो, इससे आपका मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों ने फैलाया, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों ने प्रेस, लिटरेचर, है ना, ये मूवमेंट्स वगैरह की वजह से, मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, ये सब चीज़ें जो थी, एसोसिएशन, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोग जागरूक हो जाते हैं, हटाना है भाई इनको। फिर इसके वजह से क्या होता है, एक राष्ट्रवाद की भावना जो है उनके अंदर आता है, नेशनलिज्म जो है इनके अंदर आता है, पनपता है। और इसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन यूनिफाइड तरीके से यदि हम बात करें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की यदि जो देखें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है। फिर लोग जो है काफ़ी, गांधी जी के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज होने लगे लोग, है ना, लोग उनके साथ आने लग गए, कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट मिला। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे आंदोलन हुए, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, और उसके बाद फाइनली क्या होता है, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो इस तरीके के फ्लो चार्ट आप बनाओगे तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। सो अब हम लास्ट चलते हैं कि द मूवमेंट ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू मास मोबिलाइजेशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशनली करते थे, भाई पिटीशन लिख दिया कि साहब ऐसे कर दो, ये चीज़ गलत है, इसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। उनका मन होता तो करेंगे, नहीं मन होता तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद इन सब चीज़ों से लेके लोग कहाँ पे, मास मोबिलाइजेशन, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा होने लग गए एक साथ, ये सारी चीज़ें। मॉडरेट्स इनिशियली यूज्ड पेटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जैसा मैंने बताया आपको कि पेटिशंस यूज़ करते, भाई कर दो, दे दो यार, ये चीज़ चाहिए हमें, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देते थे वो। वाइल द एक्सट्रीमिस्ट जो विचारधारा थी, उन्होंने बोला भाई छीन के लेंगे, हमारे देश के अंदर हैं, हम छीन के लेंगे, ये देश हमारा है, हम छीन के लेंगे, ठीक है। तो ये अवधारणा धीरे धीरे बनने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे आंदोलन हुए, चंपारण, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, वो सब लेटर वो जो गांधी ने रहा था उसमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती। तो कंक्लूजन की बात यदि हम करें, जब हम वाइंड अप की बात करते हैं कि किस तरीके से हम वाइंड अप करेंगे इसको, तो वाइंड अप करने की बात करते हैं, इसमें यही है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, जो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये इट इज़ द कम्बाइंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सोशल अवेकनिंग एंड पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, ठीक है। इसने क्या किया, एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक प्रोवाइड किया, और प्रोग्रेसिवली जो है, जो सारे लोग इधर उधर थे, सब कोई अपना रीजनल मूवमेंट कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र में, कोई अपने क्षेत्र, तो सबको इकट्ठा करके, यूनिफाइड करके, और एक मास बेस्ड स्ट्रगल जो है उसको मतलब वो किया, ट्रांसफॉर्म स्कैटर्ड ऑपोजिशन इनटू ए मास बेस्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमें आज़ादी मिल जाती है 1947 में। तो यही था, इस तरीके से आप यदि आंसर राइटिंग करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कोई डायग्राम वगैरह बनाने वाला सिस्टम था नहीं कि इसमें मैं डायग्राम बनाऊँ। हाँ, आप फ्लो चार्ट ज़रूर बना सकते हो। फ्लो चार्ट जो है उसके वजह से क्या होता है, आंसर की क्वालिटी जो है इन्हेंस हो जाती है, और आपको एग्जामिनर जो है आंसर मतलब मार्क्स जो है एक आधा मार्क्स जो है ऐड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो ये रहा, ठीक है।